क्वेश्चन क्या है, संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है? तो भाग 20 में। और आर्टिकल कौन सा है? 368 है। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है। तो भारतीय संविधान में आर्टिकल 368 के अनुसार संशोधन होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? तो संविधान का संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला प्रश्न क्या है, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा है, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो सबसे पहले संसद में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है? तो संसद में किसी एक सदन में की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो साधारण बहुमत की प्रक्रिया अपनाई जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारतीय संविधान के अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? तो अकेले संसद के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को आरंभ कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1951 में पहला संशोधन किया गया था। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम कब बना? तो ये 1991 में बना। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? तो यह कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से संबंधित था। क्वेश्चन क्या है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाला अपनी तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? तो 10वां है। नेक्स्ट हमारा है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचन मंडल अपूर्ण है? तो 11वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन हमारा क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना आवश्यक नहीं है? तो 11वां संविधान संशोधन। किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया? तो 13वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई? तो 18वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन क्या है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा शामिल किया गया? तो 21वां संविधान संशोधन द्वारा शामिल किया गया। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई? तो 22वां संविधान संशोधन के द्वारा मेघालय राज्य की स्थापना की गई। नेक्स्ट हमारा है, संसद की मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया? तो 24वां संशोधन द्वारा दिया गया। क्वेश्चन हमारा क्या है, देसी नरेशों को प्रिवी पर्सों और विशेषाधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया? तो 26वां द्वारा समाप्त किया गया। नेक्स्ट हमारा है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा सीटों की अधिकतम संख्या 545 निर्धारित की गई? तो 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन क्या है, सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा प्रदान किया गया? तो 35वें संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया। प्रश्न क्या है, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिया गया? तो 36वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? तो 41वां संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद तथा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए?
तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। प्रश्न क्या है, शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट हमारा है, किस संविधान संशोधन द्वारा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों के ऊपर अधिक महत्व देने का प्रावधान है? तो 42वें संविधान संशोधन में दिया गया है ये। क्वेश्चन क्या है, संविधान की प्रस्तावना को किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया। नेक्स्ट हमारा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता वाक्यांश किस संशोधन द्वारा समाविष्ट किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाविष्ट किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई मामला मंत्रिपरिषद के द्वारा पुनर्विचार किए जाने के बाद वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो 42वें संविधान संशोधन में। संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से बताया गया कि भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए परामर्श को मानने हेतु बाध्य है? तो 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संविधान संशोधन। क्वेश्चन क्या है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में अतः स्थापित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946 में से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया, तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। किस संशोधन से समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्र की एकता एवं अखंडता शब्द भारतीय संविधान में जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों की संख्या 7 से घटाकर 6 कर दी गई? तो 44वां संविधान संशोधन द्वारा। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से निकाल दिया गया? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन क्या है, भारतीय न्यायपालिका की शक्तियों को सर्वाधिक क्षति 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहुंचाई गई थी? न्यायपालिका की गरिमा को पुनर्स्थापित करने की दृष्टि से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 43वां तथा 44वां संविधान संशोधन पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से उसके द्वारा दी गई सलाह पर पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के बाद दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। यह उपबंध किसके द्वारा भारतीय संविधान में अंतर स्थापित किया गया है? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्या है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया? तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की अनेक आपत्तिजनक अंशों को रद्द करने के लिए कौन सा संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया? तो 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किया गया। किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? तो 39वें संविधान संशोधन में। क्वेश्चन क्या है, 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 किससे संबंधित है? तो यह दल बदल कानून से जो है संबंधित है।
हमारा है वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगाया गया था? तो 1985 का 92वां संविधान संशोधन है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 53वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 55वां संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा गोवा को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा। भारतवर्ष में मताधिकार की आयु को किस ढंग से 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया? तो संवैधानिक संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन क्या है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन के द्वारा कर दिया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामलों को किसके द्वारा हल किया जा सकता है? तो भारत के उच्च न्यायालय के द्वारा हल किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है संविधान सभा ने अंतिम रूप से संविधान को कब पारित किया था? तो 26 नवंबर 1949 को पारित किया था। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी। नेक्स्ट हमारा है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्वेश्चन क्या है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। अगला प्रश्न हमारा है अनुच्छेद 368 संसद को कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो यह संसद को संविधान संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है। संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया था? तो सरदार सौर सिंह समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राजतंत्र की सिफारिश किस समिति के द्वारा दी गई थी? तो किसकी समिति के द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति फजल अली थे। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति का पद कौन संभालता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? तो अनुच्छेद 21 ए में इसको माना गया है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को किसका निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश देता है। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष देता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य शामिल होते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 280 में दिया गया है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो पंचायती राज से संबंधित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था किस देश के संविधान से ली गई है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 17 है। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। भारतीय संविधान किस दिन से पूर्णतः लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर
राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे। भारतीय संसद का उच्च सदन क्या कहलाता है? तो इसको राज्यसभा कहते हैं। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो अनुच्छेद 51A में शामिल है। भारतीय संविधान को कुल कितने भागों में बांटा गया है? तो 22 भागों में बांटा गया है। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो उपराष्ट्रपति को सौंपता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम आम चुनाव किस वर्ष किए गए थे? तो 1951 से 52 तक किए गए थे। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो आंध्र प्रदेश था। भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करते हैं? तो अनुच्छेद 352 के तहत। भारतीय संविधान के किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जोड़े गए थे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान को कब स्वीकार किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? तो 1950 में पहला संशोधन हुआ था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आर्टिकल 148 में दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से किया गया था? तो राजस्थान के नागौर जिले से किया गया था। भारत में EVM का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया? तो 1942 में केरल के 70 पारूर विधानसभा क्षेत्र में किया गया। दल बदल से संबंधित कानून का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 10वीं अनुसूची में किया गया है। सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? तो सरकारिया आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंधों से है। राज्यसभा कब भंग की जा सकती है? तो राज्यसभा कभी भंग नहीं की जा सकती। लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। राज्यपाल का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? तो राष्ट्रपति की यह प्रसाद पर्यंत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 360 के आधार पर। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। यदि प्रधानमंत्री या कोई अन्य सदन का सदस्य नहीं है तो उसे पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? तो 6 माह के अंदर। भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो 1 बार संशोधन किया जा चुका है। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष होता है। संविधान में मूल कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 11 है। भारतीय संघ का मंत्रिपरिषद
किसके प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होता है? तो लोकसभा के प्रति होता है। भारतीय नागरिकों को प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान किया गया है? तो आर्टिकल 21 के द्वारा प्रदान किया गया है। वयस्क मताधिकार की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस अधिनियम संशोधन के द्वारा कर दी गई? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 52वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो यह दल बदल कानून से संबंधित है। भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित किया गया है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सम्मिलित किया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है? तो प्रस्तावना को दी गई है। भारत में सर्वोच्च किसे माना जाता है? तो संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। देशी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने जो है की थी। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार उल्लिखित है? तो कौन से भाग में है? तो भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन हमारा क्या है? किस देश में सर्वप्रथम मूल अधिकारों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई थी? तो किस देश में की गई थी? अमेरिका में की गई थी। इस क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है? तो कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 12 से 35 तक इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित भाग कहा है? तो कौन से भाग को कहा था? तो भाग 3 को कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो कुल 24 अनुच्छेदों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो कौन सा प्रवर्तनीय है? मूल अधिकार प्रवर्तनीय है। भारतीय के संविधान में मौलिक अधिकार, तो कौन सा मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था? मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो किस पर है? उच्च न्यायालय पर है और जो है सर्वोच्च न्यायालय पर है और उच्च न्यायालय पर है। उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसको मूल अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार दिया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में किसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय नागरिकों को दिए गए मूल अधिकारों को तो निलंबित किया जा सकता है। भारतीय संविधान के मूल अधिकारों का सहायक कौन है? तो न्यायपालिका है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आर्टिकल 17 संबंधित है। निम्नलिखित में से संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप को अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो आर्टिकल 17 में। क्वेश्चन क्या है? समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है, तो क्या सुनिश्चित करता है? धार्मिक समानता करता है, आर्थिक समानता करता है और सामाजिक समानता करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अलग वर्ग में आता है? तो आर्टिकल 19 जो है आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विधायन सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगता है? तो आर्टिकल 16 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस मामले में उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं?
तो कौन? मूल अधिकारों में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों में निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति दे सकता है। क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार संसद को है। अगला प्रश्न हमारा है, मौलिक अधिकार का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला प्रश्न क्या है? मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो उच्चतम और जो है उच्च न्यायालय को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है तो कौन है? राष्ट्रपति है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किन 5 अनुच्छेदों में समानता का अधिकार यानी राइट टू इक्वलिटी दिया गया है? तो किस में दिया गया है? 14 से 18 में राइट टू इक्वलिटी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विधि के सामने समानता का अधिकार है तो ये कैसा है? नागरिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। क्वेश्चन क्या है? किन अनुच्छेदों में स्वतंत्रता का अधिकार वर्णित है? तो किस में दिया गया है? आर्टिकल 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, राइट टू फ्रीडम। क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 19 में उल्लिखित स्वतंत्रताएं किसको प्राप्त हैं? तो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान अनुच्छेद 21 किसको संरक्षण प्रदान करता है? तो यह कार्यपालिका और विधायिका के विरुद्ध करता है। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है? तो आर्टिकल 19 जो है फ्रीडम ऑफ प्रेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से नागरिकों को स्वतंत्रता से संबंधित कौन सा सही अधिकार है? तो कौन सा सही अधिकार है? भाषण तथा विचार व्यक्त करने की जो है स्वतंत्रता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो ये भाषण देने की स्वतंत्रता में निहित है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? बोलने का मौलिक अधिकार है, सही है। व्यापार करने का भी अधिकार है, सही है। धर्म का अधिकार है, ये भी सही है। हड़ताल पर जाने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी व्यक्ति को विदेश यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो आर्टिकल 23 से 24 तक इसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो आर्टिकल 24 संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार कितने उम्र के बच्चों को कारखाने में कार्य नहीं करवाया जा सकता? तो 14 वर्ष के बच्चों को। क्वेश्चन क्या है? संविधान के किन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार उल्लिखित है? तो आर्टिकल 25 से 30 तक दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? अनुच्छेद 25 किस संविधान से संबंधित है? तो ये धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत माना जाता है। अगला प्रश्न क्या है? किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 25 में दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए क्या है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? तो आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न क्या है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? तो पहला हमारा है आपात की घोषणा के दौरान, यस निलंबित हो सकता है।
सेना सदस्यों के संबंध में निलंबित हो सकता है। जब सैनिक विधि लागू हो तब निलंबित हो सकता है। तो क्या इनमें से सभी परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए किस न्यायालय द्वारा क्या लागू किया जाता है? तो क्या लागू किया जाता है? समादेश कमांड जो है लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यक्ति स्वतंत्रता के लिए कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो कौन सी याचिका दायर की जाती है? हार्बियस कॉर्पस जो है जारी की जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता? तो कौन सा नहीं आता? स्वतंत्रता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार भी आता है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी आता है, संपत्ति का अधिकार नहीं आता। इसको जो है हटा दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? संपत्ति का अधिकार कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का अधिकार जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 को समाप्त कर दिया गया था। अब इसको जो है 300 के ए में जोड़ा गया है। क्वेश्चन क्या है? संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है? अब ये कानूनी अधिकार है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो यह क्या है? एक विधिक अधिकार है, यह लीगल राइट्स है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संपत्ति के अधिकार को रखा गया है? तो आर्टिकल 300 के अंडर में रखा गया है। क्वेश्चन क्या है? मत देने का अधिकार होता है। तो मत देने का अधिकार जो है एक नागरिक अधिकार होता है। मौलिक अधिकार में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? तो कौन सी स्वतंत्रता नहीं है? विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी है, धरना करने की आज़ादी है, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है। क्या है? किस वाद से संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? तो केशवानंद भारती वाद ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशियों को जो है नहीं दिया गया है। क्वेश्चन क्या है? भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों के युक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में किसकी व्यवस्था है? तो सामाजिक समता की व्यवस्था है। क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह कैसे हैं? मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। क्वेश्चन क्या है? मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कौन करता है? तो रीट जो है उच्चतम न्यायालय जारी करता है। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है? तो संसद के नाम से जाना जाता है। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं। संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। संसद का लोकप्रिय सदन है? तो संसद का लोकप्रिय सदन लोकसभा है। संसद का अस्थायी सदन है? तो राज्यसभा अस्थायी सदन है। भारतीय संसद बनती है? तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा बनती है। कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 105 जो है निर्धारित करता है। भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग है तो तीसरा अंग जो है राष्ट्रपति होते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संसद के कितने अंग हैं? तो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो अनुच्छेद 79 में कहा गया है। संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है? तो यह न्यायिक समीक्षा से प्रतिबंधित है। संसद के 2 क्रमिक अधिवेशनों के बीच अधिकतम कितने समयांतराल की अनुमति है? तो 6 माह का जो है अंतर होना चाहिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किन संबंध में होती है?
तो यह साधारण विधेयक में होती है। साधारण विधेयक से संबंधित गतिरोध को दूर करने के लिए संसद के दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा में मतभेद होने पर इसकी संयुक्त बैठक होती है। यदि किसी सामान्य विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा के बीच गतिरोध आता है तो उसका समाधान कौन करेगा? तो संसद का संयुक्त सत्र करेगा, जिसको ज्वाइंट सेशन कहते हैं। स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो अभी तक 3 बार बुलाई गई है। क्या राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति कभी संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो कभी नहीं करते हैं। संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति संबोधित करते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन में विधेयक पारित होता है तो दोनों सदनों के कुल उपस्थित तथा मतदाता सदस्यों के समान बहुमत द्वारा होता है। संविधान संशोधन प्रस्ताव के संबंध में दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में क्या होता है? प्रस्ताव गिर जाता है। संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है तो प्रश्नकाल जो है प्रथम विषय होता है। कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? तो शून्यकाल जो है भारत की देन है। संसद की किसी सदस्य की सदस्यता तब तक समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। यदि वो 60 दिन सदन को बिना सूचित किए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता जो है समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? एक वर्ष में कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? संसद करता है। संसद के कुल सदस्यों का कितना भाग वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? तो कितना भाग? कोरम के लिए जो है 1/10% होना चाहिए, तो 1/10 भाग। नेक्स्ट हमारा है संसदीय प्रणाली वाली सरकार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको संघीय सरकार के नाम से जाना जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है तो कार्यपालिका के अधीन रहकर कौन कार्य करता है? कार्यपालिका जो है न्यायपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु संसद, जिसको हैंग पार्लियामेंट कहते हैं, का गठन कब हुआ? तो हैंग पार्लियामेंट का गठन 1989 में हुआ था। अस्थायी संसद भारत में कब तक अस्तित्व में रही? तो कब तक अस्तित्व में रही? 17 अप्रैल 1952 तक अस्तित्व में रही। भारत की पार्लियामेंट संसद का उद्घाटन कब हुआ था? तो भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन 1927 में हुआ था। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? तो ब्रिटेन के सम्राट से करना उचित है। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राष्ट्रपति में निहित होती है। भारतीय संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी सुप्रीम कमांडर कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का राष्ट्रपति होता है तो यह राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। भारत में सभी रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है तो भारत का राष्ट्रपति है। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए तो 35 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कोई आयु सीमा नहीं है। एक व्यक्ति
राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है, तो कोई सीमा इसकी नहीं निर्धारित है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, तो कौन सी पद्धति अपनाई जाती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है, तो उच्चतम न्यायालय में निर्देशित किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की कम से कम कितनी संख्या होनी चाहिए, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी, तो कौन सी बात मानी जाएगी, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हुए हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है तो निर्वाचन आयोग द्वारा संचालित किया जाता है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में भेजे जाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है, तो इसका प्रावधान आर्टिकल 71 में दिया गया है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है, तो 2 सप्ताह मिलता है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, तो 5 वर्ष के लिए होता है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है, तो इसका वर्णन किस में किया गया है, तो आर्टिकल 56 में इसका बोला गया है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में होते हैं, तो कितने होते हैं, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया है, तो संसद द्वारा महाभियोग लगाने पर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। भारतीय राष्ट्रपति को किस परिस्थिति में अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, तो महाभियोग लगने पर त्यागपत्र देना पड़ता है। कौन संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है, तो राज्यसभा संसद का अस्थायी एवं उच्च सदन है। राज्यसभा को अस्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको अस्थायी सदन कहा जाता है। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो 250 हो सकती है। वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है, तो 245 है। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं, तो 12 सदस्य नामित किए जाते हैं। जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती, उनके प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं, तो विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन होता है तो कैसे होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा के लिए प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कौन करता है, तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस बात पर निर्भर करता है, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं, तो 31 सदस्य चुने जाते हैं। किस संघ शासित क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, तो दिल्ली एवं पांडुचेरी का है। बिहार से राज्यसभा के लिए
कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? तो 16 सदस्य निर्वाचित होते हैं। राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व के आधार पर राज्यों का सही अवरोही क्रम है। तो उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा, फिर महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु। राज्यसभा के चुनाव हेतु एक अभ्यर्थी की आयु कम नहीं होनी चाहिए। तो 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु, तो न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं तो 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक कितने वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त होते हैं तथा नए 1/3 सदस्य उनका स्थान लेते हैं? तो 2 वर्ष के बाद। क्या राष्ट्रपति लोकसभा की भांति राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्या राज्यसभा के सभी सदस्यों का निर्वाचन एक साथ होता है? तो एक साथ नहीं होता है। लोकसभा की भांति राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद उसके 1/3 सदस्यों का सदस्यता समाप्त हो जाती है। लोकसभा और राज्यसभा के गणपूर्ति कोरम संख्या है, तो कुल सदस्य संख्या का 1/10 है। राज्यसभा में गणपूर्ति यानी कोरम के लिए निर्धारित संख्या है, तो 25 है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? तो राज्यसभा में। राज्यसभा के सभापति का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा एवं राज्यसभा के सभी सदस्य करते हैं। राज्यसभा का सभापति लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से चुना जाता है। किसकी अध्यक्षता असदस्य द्वारा की जाती है? तो राज्यसभा की। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का कार्य संचालन कौन करता है? तो उपसभापति करता है। राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्य करते हैं। क्या राज्यसभा का सभापति संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कर सकता है? तो नहीं कर सकता। राज्यसभा के द्विवर्षीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? तो निर्वाचन आयोग जारी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है तो राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा होता है। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। किसके संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के अपेक्षाकृत अधिक अधिकार प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेनाओं का गठन करना। नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने की दृष्टि से विशेष महत्व है तो राज्यसभा के प्रस्ताव का। संविधान का अनुच्छेद 312 राज्यसभा को किसका अधिकार प्रदान करता है? तो किसका अधिकार प्रदान करता है? एक या अधिक अखिल भारतीय सेवा सृजित करने का अधिकार प्रदान करता है। केंद्रीय संसद सहित राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है यदि राज्यसभा उपस्थित सदस्यों के 2/3 विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करे। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर लोकसभा को वापस लौटाना पड़ता है? तो 14 दिनों के भीतर। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन पर उस पर किसी समय सीमा में कार्य संपादन न करे तो 14 दिन के बाद। राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिए जाना चाहिए? तो 14 दिन में लौटा दिए जाने चाहिए। राज्यसभा एक अस्थायी सदन होने के कारण इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के सदनों को नामित करने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति द्वारा सभापति के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत करने की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 80 के अंतर्गत आता है। किसमें राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है? तो अध्यक्ष के निर्वाचन में नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है।
एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युति या अन्य कारणों से अपने कर्तव्य को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? तो 1 साल तक करता है। कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? तो कौन थे? ज्ञानी जैल सिंह थे। भारत के चौथे राष्ट्रपति थे तो वीवी गिरी थे। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? तो वीवी गिरी थे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है तो नीलम संजीव रेड्डी। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे तो बिहार से। कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57। जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे तो एन संजीव रेड्डी थे। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की। भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन अपने पद पर रह सकता है? तो राज्यपाल। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्ति स्वीकृति आवश्यक है? तो भारत के राष्ट्रपति की। किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसको दिया गया है? तो राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? तो आर्टिकल 143। संसद का अधिवेशन बुलाने का काम है तो राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति को कौन सहायता और मंत्रणा देता है? तो संघीय मंत्रिपरिषद। भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? तो कभी नहीं की थी। विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह ने किया था। विदेशी देशों के सभी राजदूतों का कमिश्नरों के प्रत्यय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो धन विधेयक को। यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किसे वोट का प्रयोग करता है? तो किस वीटो का प्रयोग करता है? तो किस वीटो का करता है? तो निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राज्य सूची के विषय पर नहीं कर सकता। किस परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो जब दोनों सत्र में हों। जब कोई विधेयक संसद द्वारा पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। संविधान के अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को समाधान करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? तो राष्ट्रपति निकाल सकता है। इसी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन व्यय कर सकता है तो किसी भी संस्तुति की जरूरत नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है?
तो अनुच्छेद 74 के अंतर्गत। युद्ध अथवा भारत पर आक्रमण होने की स्थिति में कौन अंतिम रूप से आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर सकता है? तो राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? तो भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? संविधान के व्याख्याकार और संरक्षक कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संविधान की व्याख्या करने का मुख्य अधिकारी कौन है? तो सर्वोच्च न्यायालय है। किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग अधिनियम 1773 के अंतर्गत हुई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन इसकी स्थापना हुई थी। मूल रूप से संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश की व्यवस्था थी? तो 7 न्यायाधीश की व्यवस्था थी। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है? तो 30 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करते हैं। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में किससे परामर्श करते हैं? तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति किस देश की न्याय प्रणाली से प्रेरित है? तो यह फ्रांस की न्याय प्रणाली से प्रेरित है। सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गढ़पूर्ति नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कर सकता है। हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्ति होने के लिए व्यक्ति को कम से कम कितने वर्ष उच्च न्यायालय का एडवोकेट होना चाहिए? तो 10 वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो 65 वर्ष की उम्र तक। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु है तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति जारी कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश के विरुद्ध 11 मई 1993 को लोकसभा में लाया गया महाभियोग प्रस्ताव असफल रहा? तो किसके विरुद्ध लाया गया था? तो न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध लाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो कितना दिया जाता है? 1 लाख दिया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को प्रतिमाह कितना वेतन दिया जाता है? तो 90,000 दिया जाता है। जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद खाली हों तब उनके काम कौन करेगा? तो उनका काम कौन करेगा? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया? तो जस्टिस एम हिदायतुल्ला ने किया था। सेवानिवृत्त के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते हैं तो किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसके पास है? तो किसे प्राप्त है? तो संसद के पास होता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है। सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? तो यह अधीनस्थ न्यायालय का निरीक्षण कर सकता है। भारत में न्यायपालिका है तो भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र होती है। भारत में न्यायपालिका का स्वरूप है तो इसका स्वरूप एकीकृत होता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में विवाद के मामले को किसको प्रस्तुत किया जाता है? तो भारत के उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंध चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। यह उसका क्या है? मौलिक अधिकार है।
राष्ट्रपति कानूनी मामलों में किससे परामर्श ले सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है, तो यह किसके अंतर्गत बनाया गया है? अनुच्छेद 143 के अंतर्गत बनाया गया है। न्यायिक पूर्वावलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षक कार्य का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ जो होता है कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। न्यायिक पुनर्विलोकन में न्यायालय को किन अधिकार प्राप्त हैं? तो क्या प्राप्त है? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत हो तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। पुनर्विलोकन की व्यवस्था ये भारत और यूएसए में है। केंद्र और राज्यों के विवादों का समाधान करना सर्वोच्च न्यायालय के जिस क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है वह जो है प्रारंभिक है। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश कर सकता है? तो किसे हटाने के लिए? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए। उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जा सकता है। उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की वह रीट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए लिया जाता है? तो अधिकार परीक्षा रीट है। लाभ का पद परिभाषित हुआ है, तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिभाषित हुआ है। मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया, तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है? तो कौन सा संबंधित है? अनुच्छेद 134A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना। केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, तो इसकी मूल अधिकारिता के अंतर्गत आती है। भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है, तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति बन सकते हैं। किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो केशवानंद भारती केस में। इस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है, पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकता, तो केशवानंद भारती केस में कहा था। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो हीरा लाल जे कानिया थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि कौन पदस्थ रहा? तो कौन रहे थे? YV चंद्रचूड़ रहे थे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सबसे कम समय तक कौन आसीन रहा? तो कमल नारायण सिंह रहे। उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया? तो किसने किया था? HM हिदायतुल्लाह ने किया था। वर्ष 1973 में सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय प्रथागत वरिष्ठता के सिद्धांत को पहली बार त्यागा गया? तो AN रे के समय। किनमें उच्चतम न्यायालय की सबसे पहली महिला न्यायाधीश बनी थी? तो कौन बनी थी? फातिमा बीबी बनी थी। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे प्राप्त है? तो सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसके मामले उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय दोनों को अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकारों का संरक्षण। कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? तो आर्टिकल 129। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। परामर्शदायी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय किसी विधि के प्रश्न या जनता के लिए
विशेष महत्व के तथ्य पर परामर्श देता है तो उसे भेजा जाए, तो राष्ट्रपति द्वारा भेजा जाए। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में हित मुकदमा यानी PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो PN भगवती थे। DPSP, जिसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं और जो है उससे जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग जान लेते हैं कि संविधान के भाग 4 में DPSP की चर्चा की गई है और यह आर्टिकल 36 से जो है 51 तक इसका वर्णन किया गया है। तो ये हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए, अब हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर करेंगे। पहला हमारा है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक और आर्थिक और क्या राजनीतिक न्याय मिलेगा। तो ये हमारा आर्टिकल 38 में कहा गया है। आर्टिकल 39 क में कहा गया है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए सबको समान वेतन की व्यवस्था इसी आर्टिकल में की गई है। यानी समान कार्य करने के लिए सबको कितना समान वेतन दिया जाना चाहिए। इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखे क्या है 39 ख। 39 ख में कहा गया है कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना चाहिए ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधक हो सके। तो ऐसे हमारा करना चाहिए धन का नियंत्रण। आर्टिकल 39 ग में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 39 ग में कहा गया है ना, धन का समान वितरण किया जाना चाहिए। ये नहीं कि सबसे समान कार्य करवाएं और सबको अलग अलग वेतन दें, तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। धन का समान वितरण करना है। और आर्टिकल 40 में देखिए, सबसे पहले पूछेगा ग्राम पंचायत किस आर्टिकल से संबंधित है? तो आपको आर्टिकल 40 दिया होगा और हर बार एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है। तो ग्राम पंचायत का सबसे पहले किसमें वर्णन किया गया है? तो आर्टिकल 40 में किया गया है। तो ग्राम पंचायत का गठन 40 में दिया गया है। अगला आर्टिकल देखिए क्या है 41। आर्टिकल 41 कहता है ना कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार है। तो ये हमारा यह भी आर्टिकल इम्पोर्टेंट है। पूछता है कि कुछ दशाओं में, अगर कुछ दशाएं ही अगर दे दिया है ना तो समझ जाइएगा कि आर्टिकल 41 है। अगला आर्टिकल देखिए क्या है आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें कहा गया है काम की न्याय संगत, यानी कि अगर किसी से आप काम करा रहे हैं तो अगर उसको काम करा रहे हैं, दिन भर वो 8 घंटे काम कर रहा है, अगर उसको आप 200 रुपये दे रहे हैं तो वो उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी। अगर आप उससे जितना काम करा रहे हैं तो न्याय संगत उसको मजदूरी दीजिए, ताकि तभी उसके साथ क्या होगा, न्याय होगा। तो न्याय संगत और मनोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किया गया है। यानी कि अगर कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट है तो उसको भी मेटर्निटी रिलीफ जो है देनी चाहिए। ये इसके भी इसमें बात की गई है। अगला आर्टिकल देखिए इम्पोर्टेंट क्या है, आर्टिकल 43 है। आर्टिकल 43 में क्या कहा गया है? कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन किया जाना चाहिए। ये हमारा आर्टिकल 43 में कहा गया है। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमारा है 44। आर्टिकल 44 देखिए बहुत खबरों में रहता है। आर्टिकल 44 जो है ना, इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हम लोग UCC कहते हैं, इससे यह जो है संबंधित है। जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता होनी चाहिए। इसका संबंध आर्टिकल 44 से है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखिए क्या है 46। आर्टिकल 46 में जो है अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अन्य संबंधी हितों की अभिवृद्धि की बात की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा है 47। आर्टिकल 47 में जो है पोषाहार स्तर, यानी कि क्या खान पीना होना चाहिए राज्य का, कैसे क्या जीवन स्तर कैसा होना चाहिए, स्वास्थ्य में सुधार कैसा होना चाहिए, इन सब की जो है बात की गई है। तो पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। यह सभी बातें आर्टिकल 47 में की गई है। अगला आर्टिकल देखिए आर्टिकल 48 है। आर्टिकल 48 जो है कृषि एवं पशुपालन संगठन से संबंधित है और आर्टिकल 48 इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट आर्टिकल देखिए क्या है, आर्टिकल 48 का। आर्टिकल 48 का जो है ना, एग्जाम में बार बार छपने वाला आर्टिकल है, तो इसको ध्यान में रखना है कि पूछ देगा पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 48 का से संबंधित है। पर्यावरण की बात कर देगा तो समझ जाइएगा कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 48 का है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारा है 49। आर्टिकल 49 में कहा गया है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों व वस्तुओं का जो है संरक्षण किया जाना चाहिए। जैसे हमारा ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, जो बड़े बड़े स्मारक हैं, उन्हीं से तो हमारा जो फॉरेनर्स आते हैं देखने के लिए, तो उनकी भी रक्षा किया जाना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखिए क्या है, आर्टिकल 50। आर्टिकल 50 में कहा गया है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका जो है क्या अलग अलग चीज़ें हैं, यानी 50-50 किया गया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग किया गया है। तो आर्टिकल 50 से संबंधित है, ऐसे याद रख लीजिएगा। आर्टिकल 51 जो है यह भी इम्पोर्टेंट है। आर्टिकल 51 जो है बात करता है ना कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हो, यानी यह आर्टिकल जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है, तो इसको आप लोग बस ध्यान में रख लीजिएगा। अब हम लोग जो है, जो हमारा DPSP है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो यह जो है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है ना, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है कि पूछ देगा कि DPSP कहाँ के संविधान से लिया गया है, तो यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और DPSP की चर्चा कौन से भाग में की गई है, तो भाग 4 में इसकी चर्चा की गई है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह होती है कि इसको लागू कराने के लिए इसे लागू कराने के लिए जो है न्यायालय नहीं जाया जा सकता। अगर आप राज्य सरकार जब चाहे तभी वो DPSP से संबंधित जितने भी आर्टिकल्स दिए गए हैं वह राज्य में लागू कर सकती है। अगर वह लागू नहीं करती है तो इसके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते, यह न्यायालय में जाना बाध्य नहीं है। और DPSP को जो है समाज की भलाई के लिए बनाया गया है, तो यह सिद्धांत जो है समाज की भलाई के लिए है। और हमारा क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांत पीछे राजनीतिक मान्यता है, ये हमारी क्या है, एक राजनीतिक मान्यता है। और नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है, ये हमारा क्या करता है, सरकार के अधिकारों को और बढ़ा देता है। नीति निर्देशक तत्व राज्य सरकार के लिए द्वारा लागू प्राप्त होता है, यह जो है जब चाहेगी राज्य सरकार तभी लागू करेगी, इसके लिए जो है कोई बाध्यता नहीं होती है, उसका मन होगा तब लागू करेगी, नहीं मन होगा तो नहीं लागू करेगी। हम लोग जो है DPSP से जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं, तो यह कहाँ से ग्रहण किए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। हमारा क्या है, नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह किस भाग में किया गया है, तो भाग 4 में किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, तो कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 36 से 51 तक इसकी चर्चा की गई है और संविधान के भाग 4 में। प्रश्न हमारा क्या है, संविधान का कौन सा भाग जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है, तो कौन सा है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं, तो कौन से आर्थिक सिद्धांत भी है, सामाजिक सिद्धांत भी है और हमारा प्रशासनिक सिद्धांत की भी यह बात करता है, उपर्युक्त सभी जो है निहित हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को शामिल करने के पीछे मुख्य देश था, तो मुख्य उद्देश्य क्या था इसका, यहाँ देश नहीं होगा उद्देश्य होगा, तो इसका मुख्य उद्देश्य था ना कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। क्वेश्चन हमारा क्या है, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है, तो शामिल करने के पीछे का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना, यही इसका उद्देश्य है। क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसका है,
तो यह कथन जो है केटी शाह का है। ये हम लोग को ध्यान में रखना है, एग्जाम में बार बार पूछता है। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की घोषणा देता है? तो कौन सा अंग देता है? डीपीएसपी देता है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के निर्देशित तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो कौन सा बनाया था संशोधन? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है, तो किसमें दिया जाता है? नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत है। तो नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वाद्य योग्य नहीं है। क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह जो है सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर निर्भर करता है। उपलब्ध, संसार के पास जितने उपलब्ध संसाधन है इस पर यह निर्भर करता है। क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? क्या अंतर है? मूल अधिकार वाद्य योग्य है, जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वाद्य योग्य नहीं है। मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? वे एक दूसरे के पूरक हैं। कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में वर्णित है। नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए क्या मूल अधिकार का हनन हो सकता है? तो कुछ का हो सकता है। समान कार्य के लिए समान वेतन संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो ये किया गया एक क्या है? तो यह किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नांकित भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक का प्रावधान है। इसका प्रावधान जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है और आर्टिकल कौन सा है? 50 है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो किस मुख्य कारण से किया गया है? कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मूलभूत संविधान में कौन सा भाग जो राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो किसमें की गई है? तो हमारा जो है डीपीएसपी में की गई है। संविधान का कौन सा भाग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व करता है। अंकित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक राजनीति का निधन सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? संपत्ति, जो निजी संपत्ति का सिद्धांत है यह नहीं है। हमारा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है, तो कौन नहीं है? वैज्ञानिक मनोभावों के विकास का नहीं है।